Hello guys, how are you all? Hope you all are going great. जो हमारा थ्योरी चैप्टर्स चल रहे थे क्लास 11th का, उसका ये चैप्टर नंबर सेकेंड है जो डील करता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से। किस चीज से डील करता है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, यानी जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं उसमें क्या टर्म्स यूज होता है उससे डील करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा मेरे हिसाब से वीडियो, ये 30 से 40 मिनट का ही होने वाला है। ठीक है, अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्लास 11th में आपको 80 मार्क्स में से 14 से 15 मार्क्स का थ्योरी आएगा, तो इसलिए थ्योरी को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। ठीक है, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैप्टर में मेनली हमारे पास कुछ टर्म्स होगा जिस टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखिए, बुक से ही मैं बुक फिर से बता दूं, टी एस ग्रेवाल सर का बुक है और बुक से ही मैं 100% डील करूंगा। उसके बाद जब मुझे लिखना होगा तो साइड में यहाँ पे लिखता भी रहूंगा। देखिए, पहला है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? पहला तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए फाइनेंशियल इन नेचर, यानी पैसे में कोई भी ट्रांजैक्शन हो और वो उस बिजनेस, जिस किसी भी बिजनेस का हम बात कर रहे हैं उस बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, इसका डेफिनेशन कभी आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, वैसे ही पढ़ लीजिए। द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी क्या होना चाहिए वो? फाइनेंशियल, यानी पैसे में ट्रांजैक्शन होना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट entered into two parties that initiate the accounting process of recording it in the books of accounts of an enterprise। यहीं तक पढ़ेंगे हम लोग। क्या बोल रहा है कि देखिए, किसी भी ट्रांजैक्शन में, कोई भी ट्रांजैक्शन कम से कम दो पार्टी होगा और दोनों पार्टी दो पार्टी उसमें इन्वॉल्व होंगी और वो फाइनेंशियल इन नेचर का होगा। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन का? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज कंसर्न्ड विद मनी एंड मनी इज वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विस। या तो पैसे से कंसर्न होता है या पैसे के इक्विवेलेंट ही गुड्स और सर्विस। इट अराइजेज आउट ऑफ द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये कहाँ से होता है? या तो ट्रांसफर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं। किस चीज का? गुड्स का या सर्विसेज का। इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन यानी एसेट लायबिलिटी कैपिटल के पोजीशन में चेंज लाता है। ठीक है, इट हैज एन इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द बिजनेस फर्म। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, आगे एक चैप्टर है, चैप्टर 6 है या 7 है, याद नहीं आ रहा मुझे, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ तो फाइनेंशियल पोजीशन को भी अफेक्ट करेगा और फर्दर जाके आपके अकाउंटिंग इक्वेशन को भी अफेक्ट करेगा। यानी देखिए, अकाउंट्स में जो जो काम हम करते हैं वो हर काम इफेक्ट होगा बिजनेस ट्रांजैक्शन के थ्रू। इट हैज डुअल एस्पेक्ट। दोनों एस्पेक्ट होता है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, रिसीविंग और गिविंग। रिसीव करना यानी, आगे हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, आफ्टर each transaction the total of asset of a business must be equal to total liability। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन करने के बाद हमेशा देखिए, अकाउंट्स में हम जो भी फॉलो करते हैं वो डबल एंट्री है। तो अल्टीमेटली कोई भी ट्रांजैक्शन करिए उसके बाद हमारा टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी बराबर होना ही है, अगर आप प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं तो। द नेचर ऑफ each transaction is carefully analyzed since it affects financial status of the बिजनेस यूनिट। यानी सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके बिजनेस पे इफेक्ट डाल सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं, तो इससे क्वेश्चन मत एक्सपेक्ट करिएगा बिजनेस ट्रांजैक्शन से, बाकी थोड़ा सा अच्छा है, पढ़ लीजिए। ठीक है, काम कर सकते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट्स। तो पहला हमारा रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट। पहला तो है हमारा इंटरनल ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कहने का मतलब कि आउटसाइडर्स पार्टी से हम डील करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, दूसरा है हमारा इंटरनल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन में कोई आउटसाइडर पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता है, बिजनेस के अंदर ही ट्रांजैक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, बिजनेस ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया अपने फिक्स्ड एसेट पे, तो डेप्रिसिएशन जब चार्ज होता है तो आउटसाइडर्स को कोई पेमेंट वगैरह तो नहीं होता, फिर भी वो ट्रांजैक्शंस हैं हमारे लिए। ठीक है, अच्छा, जो भी मोड्स ऑफ पेमेंट होता है या सेटलमेंट होता है ट्रांजैक्शन का, हो सकता है वो कैश में हो या क्रेडिट पे भी हो सकता है। क्या बोल रहा है? ट्रांजैक्शन मे बी अ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन व्हेन द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड
पेड और रिवर्स्ड इमीडिएटली ऑन एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन, इट इज कॉल्ड एज, यानी जैसे ही हमारा ट्रांजैक्शन हुआ उसी टाइम अगर पेमेंट हो गया तो कैश ट्रांजैक्शन, बाद में पेमेंट हुआ तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इससे एक्सेस आपको कुछ जानने का जरूरत नहीं है। अच्छा, सेकेंड टर्म है हमारा अकाउंट्स। जैसा कि आपको पता है कि अकाउंटिंग के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन लाने के लिए उससे पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में डिटेल लाने के लिए उससे पर्टिकुलर अकाउंट ओपन करना जरूरी है, ठीक है। इट इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट, ठीक है, और अ पर्टिकुलर हेड, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होता है, इसका भी डेफिनेशन ये आएगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर बुक्स में रिकॉर्ड करना है सैलरीज, तो सीधे सैलरी नहीं लिखता, लिखेंगे हम सैलरीज अकाउंट, ठीक है। कोई भी चीज को डिनोट करने के लिए, हर काम को डिनोट करने के लिए, हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डिनोट करने के लिए, हर ट्रांजैक्शन को डिनोट करने के लिए हमें अकाउंट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके नाम के बाद अकाउंट वर्ड यूज कर देंगे, वही हो जाएगा अकाउंट, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, जो हमारा प्रोपराइटर है, जो ऑनर है, वो बिजनेस को जो पैसा देता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। देखिए बिजनेस कभी भी ओपन होता है तो बिजनेस का अपना पैसा तो है नहीं, तो वो पैसा उधार लेता है। अच्छा, उससे भी पहले एक और बात मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जहां जरूरत होगा मैं बताता भी रहूंगा। ये हो गया ऑनर और ये हो गया हमारा फर्म। उसने क्या किया, ये ऑनर है और ये हमारा फर्म है। ऑनर ने फर्म ओपन किया, तो जैसे ही हमारा फर्म ओपन हुआ, क्या फर्म के पास अपना पैसा है? नहीं। तो फिर ऑनर इसको क्या देगा, ऑनर इसको पैसा देगा, उसी पैसे को कैपिटल बोलेंगे, जिसको यूज करके आगे फर्दर ये फर्म बिजनेस ओपन कैरी ऑन करेगी, इसी को कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें और पढ़ लेते हैं। ये अच्छा है, वैसे एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन जिंदगी भर आपको जरूरत पड़ेगा इसका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन इंटरप्राइज बाय द प्रोपराइटर और बाय द पार्टनर। यानी अगर मेरा प्रोपराइटरशिप फर्म है तो प्रोपराइटर लगाएगा पैसा, और अगर मेरा पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स लगाएंगे, ठीक है। बाद में देखेंगे जब कंपनी होता है तो शेयर होल्डर पैसे लगाते हैं, ठीक है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, हो सकता है वो पैसा कैश में दे या अपना कोई एसेट भी वो दे सकता है, हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। इट इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द प्रोपराइटर और पार्टनर्स व्हिच इंक्रीजेस which with further investment made further investment made in the business and the amount of profit earned. On the other hand, it decreases when it is withdrawn or drawing or loss is increased. एक चीज देखिए, और देखिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारा ऑनर है और जो मेरी फर्म है, यानी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑनर एंड फर्म आर, ध्यान से देखिएगा, ओनर एंड फर्म्स आर सेपरेट। क्या है, वो दोनों अलग अलग है। यानी कि हम बोल सकते हैं, देखिए, और हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो अकाउंट्स किसका बनाते हैं, हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो फर्म का बनाते हैं, ठीक है। यानी कि फर्म के लिए अगर सोचा जाए तो जो ऑनर पैसा दे रहा है वो अपना पैसा नहीं है, वो अल्टीमेटली हमारे लिए क्या है, वो अल्टीमेटली हमारे लिए यानी फर्म के लिए जो कैपिटल होता है वो एक तरह का लायबिलिटी होता है, यानी देयता, यानी बाद में उसको पैसा वापस करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक दो चीज और बताता हूँ। जो भी बिजनेस में फर्दर आगे जाके प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में ही ऐड हो जाता है, ठीक है। लॉस हुआ कैपिटल में माइनस हो जाएगा। आगे एक टर्म सुनेंगे, सपोज करिए यहाँ पे ऑनर ने तो फर्म को पैसा दिया तो कैपिटल होगी। अच्छा, फर्म से जब ये निकालेगा, अगला ही टर्म है, तो इसको बोलते हैं ड्रॉइंग। अब ये जो ड्राइंग करता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो कैश में भी हो सकता है और वो गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो ड्राइंग करेगा वो भी मेरा कैपिटल को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये सारा, चाहे वो मेरा प्रॉफिट हो, चाहे वो मेरा प्रॉफिट हो, चाहे मेरा लॉस हो, चाहे मेरा ड्राइंग, वो अल्टीमेटली कहाँ से
एडजस्ट होना है कैपिटल से, ठीक है। तो कैपिटल भी एक तरह से हमारे लिए लायबिलिटी है, यानी इनकी फर्म के लिए। वही यहाँ पे बात हो रहा है कि इट इज लायबिलिटी बिकॉज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। एक आगे फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर है प्रिंसिपल्स वाला, उस उसमें हम पढ़ेंगे एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो बिजनेस है और उसका मालिक है वो दोनों सेपरेट है, ठीक है। ये नहीं कि बिजनेस बिजनेस का ऑनर ही उसका ऑनर है, तो बिजनेस और ऑनर में कोई डिफरेंस नहीं। लीगली तो मे बी वो डिफरेंस हो या ना हो, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, कैपिटल का दूसरा नाम और क्या बोल सकते हैं? ऑनर्स इक्विटी, यानी ऑनर यानी मालिक का जो पैसा लगा हुआ है। नेटवर्थ, नेटवर्थ अभी बता देता हूँ। नेटवर्थ का सिंपल सा मतलब होता है एसेट माइनस लायबिलिटी, लेकिन अभी नहीं बताना चाहिए था मुझे। समझ में आया? ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेटवर्थ भी बोलते हैं कैपिटल को, ठीक है। अच्छा, अगला टर्म है हमारा ड्राइंग, जो अभी मैंने बताया आपको क्या कि बिजनेस से जो पैसा विड्रॉ करेगा मालिक किसी भी फॉर्म में, चाहे कैश के फॉर्म में या गुड्स या एसेट्स के फॉर्म में, वो ड्राइंग होता है। इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर्स आर वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए एक गुड्स था जो कि फर्म ने परचेज किया था 10,000 का। अगर फर्म उस गुड्स को बेचती तो 15,000 में बेचती, लेकिन प्रोपराइटर उसको अपने पर्सनल यूज के लिए लेके चला गया। तो बताइए कि बिजनेस के लिए जो हमारा फर्म है, जो हमारा बिजनेस है, उसको कितने का लॉस हुआ? वो अल्टीमेटली कॉस्ट का लॉस होता है, ठीक है। यानी 10,000 ही उसको मानेंगे कि ड्राइंग कितना है, 10,000, यानी ड्राइंग हमेशा कॉस्ट पे निकलता है। क्लियर? ड्राइंग रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ड्राइंग अल्टीमेटली एडजस्ट कहां से होता है? कैपिटल में से ही लेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कैपिटल से क्या क्या एडजस्ट होता है? एक तो प्रॉफिट ऐड हो जाता है, लॉस माइनस हो जाता है। अच्छा, फर्दर आगे चल के और भी कैपिटल अगर इन्वेस्ट हुआ तो वो भी ऐड हो जाएगा और ड्राइंग माइनस हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लायबिलिटी का। ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल जाऊंगा। लायबिलिटी का सिंपल सा मतलब कि बिजनेस को पैसा वापस करना है, ठीक है। यानी बिजनेस लायबल है पैसा देने के लिए किसी को, उसी को बोलते हैं लायबिलिटी। अब बात करता हूं यहाँ पे मैं लायबिलिटी का। जहां पे जरूरत होगा, मैंने ऑलरेडी बताया कि वहां पे मैं बढ़िया से टाइप लगाऊंगा। लायबिलिटी, जनरली लायबिलिटी दो तरह का होता है। एक होता है इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। एक है हमारा इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी अभी तो हम लोगों ने पढ़ा क्या? कैपिटल, यानी बिजनेस के अंदर का ही लायबिलिटी है, ठीक है। और जो मेरा एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसी को नॉर्मल लायबिलिटी बोलते हैं। यानी कि अभी मैं बोल सकता हूँ, देखिए वैसे तो कैपिटल के लिए इंटरनल लायबिलिटी वर्ड यूज नहीं होता, लेकिन अभी हमने देखा कि ऑनर और फर्म दोनों अलग अलग है। तो ऑनर ने जो बिजनेस को कैपिटल दिया हुआ है वो फर्म के लिए क्या है? हमारे बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए एक तरह से हमारा लायबिलिटी है, ऑल्दो ये इंटरनल लायबिलिटी है, ठीक है। तो जो जब नॉर्मल एक वर्ड यूज हो लायबिलिटी, तो वो लायबिलिटी किसके लिए वर्ड यूज होता है? वो एक्सटर्नल के लिए ही यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी के बारे में। एक्सटर्नल लायबिलिटी फर्दर हमारा मेनली दो कैटेगरी होता है। एक होता है करेंट लायबिलिटी, ठीक है, और दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी कहने का मतलब कि मुझे पैसा, देखिए लायबिलिटी में याद रखिएगा, लायबिलिटी का मतलब बिजनेस को पैसा वापस करना है, ठीक है। तो टू बी पेड, वो लायबिलिटी विच इज टू बी पेड विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, यानी कि वो लायबिलिटीज जो कि अगले 12 महीने में रीपे करना है, यानी कि एक साल कह सकते हैं, ठीक है। अगले एक साल में 12 महीने में जो पे होना है उसको हम करंट लायबिलिटी बोलेंगे। और विच इज टू बी पेड, विच इज टू बी पेड बियॉन्ड 12 मंथ्स, यानी जो 12 महीने के बाद पे करना है उसको
नॉन करेंट बोलेंगे, ठीक है। इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, करेंट को शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म, ठीक है। यानी और शॉर्ट टर्म कहने का मतलब 12 महीने पे, 12 महीने से पहले है तो शॉर्ट टर्म, और नॉन करेंट को हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं कब, जब 12 महीने से एक्सीड करता है तो मोर बियॉन्ड 12 मंथ्स, ठीक है। तो इस पे हम अब लायबिलिटी वाला पढ़ते हैं। लायबिलिटी मीन, लायबिलिटी मीन अमाउंट ओड यानी पेएबल बाय द बिजनेस, यानी वो पैसा जो कि बिजनेस को पेएबल है उसी को हम लायबिलिटी बोलेंगे। लायबिलिटी टुवर्ड्स दी, लायबिलिटी दोनों के टुवर्ड्स होता है, ऑनर के भी, और एक तो नॉर्मल ऑनर के टुवर्ड होता है। तो इसमें क्या है, एक तो हमारा इंटरनल लायबिलिटी, तो इंटरनल लायबिलिटी तो सिंपल ऑनर ने जो पैसा लगाया यानी कैपिटल, और दूसरा होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। फर्दर एक्सटर्नल लायबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, नॉन करेंट और करेंट लायबिलिटी, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रीडिंग डाल देता हूं इसको मैं, क्या बोल रहे हैं। Liability towards the owner, proprietor or partner of the business is termed as internal liability. On the other hand, liability towards the outsider, that is other than the owner, is termed as external liability. वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। External liability arises because of the credit transactions or loans taken. External liability कहाँ से आता है, या तो मैंने उससे सामान उधार पे खरीदा है या लोन लिया हुआ है। Example of external liability are बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, या other liability. Non-current liability is that liability which is payable after a period of more than 1 year, यानी जो एक साल के बाद पे हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा, लॉन्ग टर्म लोन ले लेना, या कंपनी के केस में डिबेंचर इश्यू होता है। अच्छा, करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी व्हिच इज पेबल विद इन 12 मंथ, जो कि 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, एग्जाम्पल हो गया हमारा क्रेडिटर हो गया, जिससे सामान उधार लेता है, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, ये सारा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ज्यादा टेक्निकलिटीज में मत जाइएगा, थोड़ा बहुत समझ जाइए इसको बस। बोल रहे लायबिलिटी अंडर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देखिए कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 है, वो क्या बोलता है, लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, a liability is a current liability if it satisfy any of the following criteria। अगर इन क्राइटेरियाज में अगर कोई भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ तो वो करंट लायबिलिटी हो जाता है, ठीक है। पहला, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द नॉर्मल कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कंपनी का जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब कि जब सामान हमने खरीद लिया और उसको फिर से सामान को कन्वर्ट कर दिया कैश में, उसको नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में उस लायबिलिटी को पे करना है, या दूसरा, इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेड, और उसको दूसरा किस चीज के लिए हमने रखा है, ट्रेडिंग के लिए, यानी सेल परचेज के लिए। इट इज ड्यू टू बी सेटल विद इन 12 मंथ्स, जो कि अगले, अगर मान लीजिए हमारे को ऑपरेटिंग साइकिल नहीं पता तो 12 महीना मान लेते हैं कि विद इन 12 महीना हमें उसको रीपे करना है। The company doesn't have an unconditional right to defer settlement of the liability for the at least 12 months, यानी कंपनी के पास अनकंडीशनल राइट नहीं है किस चीज का, कि वो लायबिलिटी चाहे तो उसको डेफर कर सकती है। यानी अगर, इसको मैं दूसरे टर्म्स में आपको बता रहा हूँ, दूसरे टर्म्स में ऐसे सोचिए आप कि अगर कंपनी कोई भी लायबिलिटी यानी देयता जिसको कि पैसा देना है, अगर कंपनी का डिस्क्रिशन है कि वो दे या नहीं दे, अगर उसका अनकंडीशनल, वो भी डिस्क्रिशन क्या है, अनकंडीशनल, यानी कोई भी उस पर कंडीशंस नहीं लगा हुआ, तब वो करेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 1 महीना बाद पे करना है, लेकिन अब वहां पे कंपनी का चॉइस है, कंपनी चाहे तो उसको पे कर सकती है या नहीं कर सकती, यानी इस केस में ये हमारे लिए नॉन करेंट लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आपके लिए कोई जरूरत नहीं है ये, बाकी एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के लिए ही बस हो रहा है आपको। अगला हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब ये कहां से चल रहा है हमारा, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नॉन करेंट लायबिलिटी आर दोस लायबिलिटी व्हिच आर नॉट करेंट, सीधे सीधे बोल दिया, करेंट को डिफाइन कर दिया यहाँ पे, और नॉन करेंट को बोल दिया जो करेंट नहीं है वो नॉन करेंट है। अच्छा, करेंट क्या है, पहला तो
जो कि सेटल होगा, यानी जिसको पेमेंट करना है कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में। दूसरा, प्राइमरली उसको हमने ट्रेडिंग के पर्पज से रखा हुआ है। और तीसरा, 12 महीने में सेटल होगा। और चौथा, कंपनी के पास अनकंडीशनल राइट है अगर डिफर करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए पैसे को, तो वो भी हमारा करंट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं एसेट्स का। एसेट क्या होता है? वो चीज जिसको कंपनी ऑन करती है और जिसको यूज करके बिजनेस कंडक्ट करती है। एसेट आर द प्रॉपर्टीज। एसेट क्या है? एसेट आर द प्रॉपर्टीज, टेंजिबल भी हो सकता है और इंटेंजिबल, ओन्ड बाय एन इंटरप्राइजेस और इंटरप्राइज एंटिटी। ठीक है, दे आर इकोनॉमिक रिसोर्सेस। वो एक इकोनॉमिक रिसोर्स, यानी जो कि बिजनेस को क्या प्रोवाइड करे? इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करे। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग व्हिच विल इनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। क्या बोल रहा है? जो कि बिजनेस को फ्यूचर में क्या प्रोवाइड करे? इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करे। ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, एसेट क्या है? एसेट पहला तो वो प्रॉपर्टी है, वो हो सकता है टेंजिबल हो या इनटेंजिबल, जिसका कि कंपनी ऑन ऑन करती है जिसको। ठीक है। अच्छा, ये इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जो कि बिजनेस को इनेबल करते हैं फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट के थ्रू। ठीक है। एनीथिंग विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटिटी इज टर्म्ड एज एसेट। ठीक है। इसमें डेटर हो जाएगा कैश, बैंक, फर्नीचर, मशीनरी, सारा एसेट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसके थ्रू बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने का मतलब ये हुआ कि बिजनेस उसको यूज करके अपने अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करेगी। अगला हमारा, व्हाट इमर्जेस फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इज दैट एन एसेट शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ऊपर से हमें क्या पता चला कि एसेट्स के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। पहला तो इट शुड बी ऑन, पहला तो उसका ओनरशिप होना चाहिए कंपनी के पास। दूसरा, इट मस्ट बी टेंजिबल और इंटेंजिबल, दो ही फॉर्म में होना चाहिए, या तो वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल। तीसरा, इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच्ड, यानी अगर किसी भी चीज का, किसी भी एसेट का वैल्यू बिजनेस को नहीं मिलेगा तो फिर वो बिजनेस के लिए इरेलीवेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना जरूरी है, इकोनॉमिक वैल्यू। इट शुड बी कैपेबल ऑफ मेजर्ड इन मनी टर्म्स। अब ये तो हमारा शुरू से ही है, अकाउंट्स में ही किसी चीज को आने के लिए मनी टर्म्स में मेजरेबल होना चाहिए। अगर मनी टर्म्स में मेजरेबल नहीं है तो फिर एसेट भी नहीं हो पाएगा वो तो। ठीक है। अब बात करता हूं मैं कैटेगरीज, यानी एसेट्स को कैसे बांटा गया। एसेट्स तो हमने देख लिया क्या है। एसेट क्या है? पहला तो ओनरशिप होना चाहिए बिजनेस के पास। दूसरा, बिजनेस उसको, बिजनेस के लिए उसका वैल्यू होना चाहिए। तीसरा बिजनेस उसको क्या करे? बिजनेस उसको अपने ऑपरेशंस में यूज करके उसके थ्रू इकोनॉमिक बेनिफिट ले। ठीक है। अच्छा, अब एसेट में भी हमारा वैसे दो नहीं तीन कैटेगरी है। एक तो हो गया हमारा करेंट एसेट। करेंट एसेट आपको समझ में आ रहा होगा क्या है करेंट एसेट। करेंट एसेट का सिंपल सा मतलब हुआ जो कि बिजनेस कितने विद इन, जिसका यूज करे। देखिए दो चीज होते हैं, या तो वो यूज करे या उसको सेल करे। ठीक है, दोनों ही कैटेगरी। कितना दिन में? विद इन, दोनों ही विद इन 12 मंथ्स। या तो बिजनेस उसको कितना दिन यूज कर पाएगी? 12 महीना, उसके बाद वो इरेलीवेंट हो जाएगा, या उसको 12 महीने के अंदर सेल कर देगी तो वो करेंट हो जाएगा। यानी करेंट हो या नॉन करेंट, ये अल्टीमेटली कितना पे डिफाइंड होता है? 12 महीने यानी कि 1 साल। दूसरा होता है हमारा नॉन करेंट एसेट, जो कि बिजनेस कितना दिन यूज करने वाली है? जो कि बिजनेस हमारी 1 साल से ज्यादा यूज करने वाली है। ठीक है, एसेट्स। ठीक है, मोर देन 1 ईयर, या तो उसको मोर देन 1 ईयर। ठीक है, या तो बिजनेस उसको 1 साल से ज्यादा यूज करेगी या 1 साल बाद सेल करने वाली है। ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे 1 साल वर्ड नहीं है, यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल भी है। जैसे ऊपर हमारे लिए करेंट लायबिलिटी में भी ऑपरेटिंग साइकिल था, वैसे ही आगे अभी टर्म्स आएंगे वो हम देखते हैं। ठीक है। अच्छा, एक तीसरा भी कैटेगरी है जिसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स, एक सेकंड, फिक्टिशियस एसेट पे जाने से पहले इसमें क्या एग्जांपल हो गया हमारा? करेंट एसेट का एग्जांपल हो जाता है हमारा कि कैश हो गया जो कि बिजनेस यूज करती है, बैंक हो गया, डेटर हो गया जिसको हम सामान उधार बेचते हैं, फिर स्टॉक हो गया जो सामान बेचते रहते हैं,
इनका पर्पस हमारा विद इन 12 मंथ्स में क्लियर हो जाता है। दूसरा ये हो गया, इसमें सारा फिक्स्ड एसेट जैसे मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारा आ जाता है। क्लियर? अच्छा, तीसरा कैटेगरी है हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक, यानी वो दिस इज नॉट एक्चुअली एसेट, दिस इज नॉट एक्चुअली एसेट, ये एक्चुअल में एसेट नहीं होते, लेकिन ये रेदर दीज आर एक्सपेंसेस। ये क्या है? ये एसेट्स नहीं होती है, ये रेदर क्या है? रेदर दे आर एक्सपेंस, they are expense which are not written off, which are not written off, यानी वो एसेट है जो कि राइट ऑफ नहीं हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ठीक है, यानी कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया, मान लीजिए एक कंपनी है, उसने 1 करोड़ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया। अब उसको एक चीज दिख रहा है कि उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो अगले 5 साल में फायदा ले सकती है। तो एक बात बताइए, अल्टीमेटली उस 1 करोड़ रुपए को हम 5 साल में बाइफरकेट करेंगे ना, 20-20 लाख का। ठीक है, अगर सिंपल समझा जाए तो फर्स्ट ईयर खर्च तो हमने कितना कर दिया? फर्स्ट ईयर में 1 करोड़ खर्च कर दिया। अच्छा, उसके बाद हम उसको 5 अलग अलग ईयर्स में उसको एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। फर्स्ट ईयर में हम कितना मानेंगे? 20 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में उसका वैल्यू 80 लाख होगा। एक बात बताइए, 80 लाख का जो वैल्यू है वो मैं बुक्स में एसेट के नाम से तो दिखाना पड़ेगा ना मुझे, लेकिन एक्चुअल में बताइए क्या वो जब एक्सपेंस हो गया, क्या उसके कोरिस्पोंडिंग कोई एसेट आया है मेरे पास? नहीं आया। तो ऑल्दो ये एसेट नहीं है, एक्सपेंस है, लेकिन वो राइट ऑफ नहीं होने के कारण मुझे एसेट में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक का मैं पहली बार बोल रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? इंपॉर्टेंट है फिक्टिशियस एसेट्स किसको बोलते हैं, एकदम डिट्टो डेफिनेशन आता है, इसलिए बढ़िया से आप याद कर लीजिएगा क्या फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हमारा नॉन करेंट एसेट आर those assets which are held by an entity or enterprise not with the purpose of resale but are held either as investment or to facilitate business operation। देखिए, जो हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होता है उसका पर्पस कभी भी हमारा सेल करना नहीं होता, वो सीधे सीधे मुझे बिजनेस में यूज करना होता है। या तो एक इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्ट कर दिया हमने और उसके थ्रू हम अर्न करेंगे, या दूसरा उसको बिजनेस के ऑपरेशंस के थ्रू यूज करना। जैसे सपोज करिए कोई अगर बिजनेस है, वो अगर फर्नीचर परचेज कर रही है, कंप्यूटर परचेज कर रही है, तो उसको इसलिए परचेज नहीं कर रही कि फिर से बेचेंगे, उसको परचेज करिए बिजनेस को, ऑपरेशंस को सही तरीका से कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन करेंट एसेट। एग्जांपल में इसका हो गया, या तो उसने किसी को लोन, जैसे सपोज करिए बिजनेस ने किसी थर्ड पार्टी को लोन दे दिया, तो लोन दिया तो पहला तो एसेट है क्योंकि उसका ऑनरशिप है हमारे पास। ठीक है, हमने लोन दिया है, लिया हुआ है, तो फिर तो लायबिलिटी हो जाएगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एस दी केस में भी। लेकिन अगर हमने लोन या एडवांस दिया हुआ है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो हमारे लिए एसेट हो जाएगा। और 1 साल के अंदर के लिए दिया है, मतलब विद इन 1 ईयर हम वापस ले लेंगे तो करेंट हो जाएगा। अगर 1 साल बाद वापस लेंगे तो वो नॉन करेंट एसेट है। ठीक है, अच्छा, फर्दर हमारा जो नॉन करेंट एसेट है उसमें टेंजिबल होता है और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल वो जिसको टच और फील कर सके, फॉर एग्जांपल हमारा मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब। इनटेंजिबल में जो टच और फील नहीं हो सके, फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, ये सब इनटेंजिबल है। ठीक है, अच्छा, एक्चुअली एक सेकंड में थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ नॉन करेंट के केस में। ठीक है, ये जो हमारा नॉन करेंट है, नॉन करेंट को फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, और दूसरा फिक्स्ड एसेट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट को किस चीज, देखिए नॉन करेंट के डेफिनेशन में मैंने 2 चीज बोला था। या तो आप नॉन करेंट एसेट वो एसेट है जो कि आप
आप इन्वेस्ट करने के पर्पज से किए हो, क्या करने के लिए, इन्वेस्ट करने के पर्पज से आपने पैसा लगाया, ठीक है, कि उससे कुछ अर्निंग हो जाए। या दूसरा, उसके थ्रू आप बिजनेस ऑपरेट करोगे, ठीक है, यानी फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो ये भी दो कैटेगरी है किसका, नॉन करेंट का। फिर इसके बाद फर्दर फिक्स्ड एसेट बाइफरकेट हो जाता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल में। क्लियर? अब आप पूछेंगे कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का क्या एग्जांपल। नॉन करेंट कहने का मतलब किसी को हमने लॉन्ग टर्म लोन दे दिया, दिया है हमने, या तो सीधे बोलो लॉन्ग टर्म एडवांस दे दिया, ठीक है, या शेयर्स में कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया हमने, तो ये हमारे लिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स है, यानी लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो नॉन करेंट एसेट्स को दो पार्ट में बांटते हैं, पहला है हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और दूसरा है फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अगला हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन शॉर्ट पीरियड। करंट एसेट वो होता है जो कि बिजनेस को असिस्ट कर, नहीं, उसको या तो कंपनी कन्वर्ट कर देगी किस चीज में, कैश में। कब? विद इन शॉर्ट पीरियड से 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर कंपनी उसको कैश में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स आर परचेज विद पर्पस ऑफ रीसेल एंड अर्न प्रॉफिट। जो कंपनी गुड्स खरीदती है, स्टॉक्स खरीदते हैं, आगे हम बात करेंगे गुड्स और स्टॉक क्या होता है, तो उसका पर्पस होता है कि उसको सेल करिए और फिर उसके थ्रू कैश में कन्वर्ट कर दीजिए। अगला होता है हमारा फिक्टिशियस एसेट। फिर से याद दिला रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिक्टिशियस एसेट, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो fictitious assets क्या होगा? Fictitious assets are those assets which are neither tangible nor intangible. They are losses. क्या है ये? Losses which are not written up. जो अभी मैं बात बता रहा था कि ये लॉस है, एक्चुअल में ये एसेट नहीं होता है, जो कि राइट ऑफ करना भी बाकी है। In case of firm, an example of fictitious asset is deferred revenue expenditure such as advertisement expenditure. Deferred advertisement expenditure, वही जो advertisement का मैं एग्जाम्पल दे रहा था, इसमें एक एग्जाम्पल पक्का याद कर लीजिएगा, कोट करना पड़ सकता है, ठीक है। अब फिर से जैसे वहां पे डिफाइन हुआ कि कंपनीज एक्ट 2013 में क्या बात होता है एसेट और लायबिलिटी का, तो यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स इन द केस ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये क्या बोलता है, एसेट लाइक लायबिलिटी आर क्लासिफाइड इन शेड्यूल 3, ठीक है, वो तो हम लोगों को पता है। पहला करेंट, नॉन करेंट। Current asset, an asset is current asset if this it satisfies any of the following criteria. अगर इन क्राइटेरिया में से कोई भी फॉलो हो, फुलफिल हो गया तो करंट एसेट होगा। पहला, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन और इंटेंडेड फॉर सेल और कंजम्पशन इन द बिजनेस नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, या इंटेंट हो हमारा सेल करने का, भले सेल हो या ना हो, कम से कम इंटेंशन जरूरी हो कि हम उसको अपने ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर उसको बेच देंगे। ऑपरेटिंग साइकिल मैंने बताया कि सामान परचेज करने से लेके उस सामान को कैश में कन्वर्ट करने तक का जो पीरियड होता है उसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। दूसरा, इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। उसका पर्पस क्या होता है, सेल परचेज का, ट्रेड करने का, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ। अगर मुझे मान लीजिए ऑपरेटिंग साइकिल नहीं समझ में आ रहा है कि ऑपरेटिंग साइकिल मेरे बिजनेस का क्या है, तो उस केस में ऑपरेटिंग साइकिल क्या एक्ट हो जाता है, 12 महीना, ठीक है। अगला, फोर्थ, इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट अनलेस इट इज restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months. कैश और कैश इक्विवेलेंट तक करेंट एसेट है। वेदर, अगर कहीं पे बाउंडेशन लग गया, मान लीजिए आप पे कोई इनकम टैक्स का रेट आ गया है और आपका कैश और बैंक अकाउंट सील हो गया है, तो उस केस में अगर उसने सील किया हुआ है कितने टर्म्स के लिए, अगर आप उसने सील किया है 12 महीने से बियॉन्ड, कि आप 12 महीने तक उस पैसे को यूज नहीं कर सकते, फिर आपको उसको नॉन करेंट मानना पड़ेगा, ठीक है। एक तो नॉर्मली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश हो गया, बैंक हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगा, ये वैसे तो करंट एसेट है, लेकिन नॉन करंट भी हो सकता है। कब? जब आपको आप पे बाउंडेशन डाल दिया गया कि अगले 12 महीने तक आप उसको यूज, रेस्ट्रिक्शन डाल दिया गया रादर कि आप उसको अगले 12 महीने तक यूज नहीं कर सकते, तब आपका वो नॉन करंट हो जाएगा। फिर सेकंड डेफिनेशन है नॉन करंट एसेट का। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर नॉट करंट। जो करंट नहीं है वो नॉन करंट, तो करंट हम याद कर लेंगे तो नॉन करंट इजी हो जाएगा। ऑपरेटिंग साइकिल्स मीन द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन, यही मैं बात बोल रहा था। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, टाइम गैप बिटवीन एसेट्स को एक्वायर करना
फॉर प्रोसेसिंग एंड कन्वर्जन इनटू कैश, और जब उसको फिर से पैसे में कन्वर्ट कर दे, इस पूरे टाइम पीरियड को हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। अगर ऑपरेटिंग साइकिल नहीं पता चल रहा है तो फिर उस केस में 12 महीना हमारा ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए हम लोग उसको 12 महीना मान के चलते हैं, ठीक है। अगर वहां पर बोल रहा है कि ऑपरेटिंग साइकिल किसी कंपनी का 5 महीना, तो फिर 5 महीना ट्रीट करेंगे। बोल रहा है 24 महीना, फिर 24 महीना पे करेंट और नॉन करेंट डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगला हमारा रिसीट्स। रिसीट्स इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। रिसीट्स क्या है? या तो पैसा मिल गया या मिलने वाला है, या तो रिसीव कर लिया हमने, या रिसीव करने का हमारे पास राइट आ गया। किस चीज के थ्रू? या तो हमने गुड्स सेल किया, ठीक है, गुड्स सर्विसेज सेल करने के बाद, ठीक है। अच्छा, जो रिसीट होता है वो रेवेन्यू रिसीट भी हो सकता है और कैपिटल रिसीट भी हो सकता है। तो रेवेन्यू रिसीट क्या है हमारा? रेवेन्यू रिसीट, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स। रेवेन्यू रिसीट कहने का मतलब जो नॉर्मल कोर्स में मिला, यानी नॉर्मल कोर्स कहने का मतलब थ्रू सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। ठीक है। और दूसरा हमारा हो जाएगा कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या हो जाएगा हमारे लिए? कैपिटल रिसीट वो रिसीट जो कि मुझे कहां से मिला है? कैपिटल रिसीट विच इज रिसीव्ड विच इज नॉट ऑफ रेवेन्यू इन नेचर। यानी कि सपोज करें, देखिए रिसीट का सिंपल सा मतलब हिंदी में समझिए कि पैसा मिल गया या मिलने का हक आ गया हमारा। तो पैसा दो सेंस में मिल सकता है। एक तो नॉर्मल बिजनेस के थ्रू। नॉर्मल बिजनेस क्या होता है हमारा? सेल परचेस, गुड्स सेल किया, पैसा मिला, वो रेवेन्यू रिसीट हो गया। दूसरा होता है हमारा कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या होता है? देखिए, ये तो क्लियर है कि कैपिटल रिसीट में भी हमें पैसा मिलेगा। देखिए, अब मेरा टाइम एक्सटेंड हो रहा है, मे बी अब ये पूरा चैप्टर 1.5 घंटा लगा दें, मुझे लग रहा है आप, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, ठीक है। क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा डिटेल में चला गया, जितना जाना नहीं चाहिए था उससे ज्यादा डीप जा रहा हूँ। अल्टीमेटली आपको फायदा ही होगा। देखिए, रिसीट का मतलब पैसा रिसीव हो गया। रिसीट का क्या मतलब बोल सकते हैं? या तो पैसा रिसीव्ड या रिसीवेबल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। या तो पैसा मिल गया या मिलने का हक आ गया। अब रिसीट दो तरह का हो सकता है। एक तो रेवेन्यू रिसीट और दूसरा कैपिटल रिसीट, ठीक है। जो मेरा रेवेन्यू रिसीट है वो नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड है, यानी सेल ऑफ गुड्स किया हमने और उसके थ्रू जो पैसा आया या पैसा आने का अधिकार है उसको रेवेन्यू रिसीट। दूसरा होता है कैपिटल रिसीट, ये विच इज नॉट रेवेन्यू, विच इज नॉट रेवेन्यू। एग्जाम्पल मैं इसका देता हूँ, रेवेन्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने बैंक से लोन लिया तो पैसा तो आया, ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल बिजनेस से नहीं था, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए? वो हो जाएगा हमारा कैपिटल रिसीट, बैंक से लोन लेना। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जो हम बैंक से लोन लेते हैं या जो कैपिटल रिसीट होता है, अफेक्ट्स लायबिलिटी, ये एक तरह से हमारा लायबिलिटी हो जाता है, ठीक है। दूसरा अफेक्ट्स लायबिलिटी, या अल्टीमेटली हम एसेट्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई मेरा एसेट था और मैंने उस एसेट को बेच दिया तो पैसा आएगा, ये तो क्लियर है। अब वो पैसा आया तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसीट होगा, क्योंकि हमारा एसेट अफेक्ट हो रहा है उसके थ्रू, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो यही बात यहाँ पे बोल रहे थे ये लोग, ठीक है। सेम हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है? एक्सपेंडिचर का सिंपल सा मतलब होता है, एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट हो गया या लायबिलिटी टू इनकर्ड हो गया, ठीक है। या तो खर्च कर दिया हमने, या खर्च मतलब या तो उसका बेनिफिट उठा लिया, पेमेंट करना अभी बाकी है, तो दोनों ही एक्सपेंस होगा। सेम हमारा एक्सपेंस भी दो दो टर्म्स, दो टाइप का हो सकता है। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हम बोल सकते हैं, क्या जैसे हमने रेवेन्यू को किया वैसे ही एक्सपेंडिचर में भी बात ऐसे ही हम कर सकते हैं कि एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारे लिए? या तो इनकर्ड
यानी खर्च ऑलरेडी हो गया हमारा, या मतलब या सिंपल बोलो पेड या पेएबल, ठीक है। या तो हमने क्या कर दिया, पे कर दिया है, और दूसरा पेएबल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो तरह का हो सकता है, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, यानी ये वो एक्सपेंडिचर है जो किस चीज से डील करता है, जैसे रेवेन्यू, सॉरी रेवेन्यू रिसीट, हाँ, जैसे रेवेन्यू रिसीट हमारा नॉर्मल बिजनेस से रिलेट करता था, वैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नॉर्मल बिजनेस से रिलेट करता है, यानी रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय को हमने सैलरी पे किया, ठीक है, फिर हमने गुड्स परचेस किया तो पेमेंट किया, ठीक है, तो ये रेवेन्यू है। अच्छा, जो रेवेन्यू नहीं है वो कैपिटल है, एक्सपेंडिचर है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ फिर से कि जो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो हमारे लिए एसेट क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? एसेट इज क्रिएटेड, ठीक है। देखिए, पहला तो समझिए कि एक्सपेंडिचर है, क्या है ये? एक्सपेंडिचर है, तो खर्च तो होना है। पहला एक्सपेंडिचर बोला कि रेवेन्यू है, हम रेवेन्यू यानी कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये नहीं, देखिए अब गुड्स परचेज हो रहा है वो रेवेन्यू है, लेकिन गुड्स को अभी के लिए एसेट नहीं मानता है। अभी बाद में आप देखेंगे तो गुड्स को परचेज में डालते हैं और परचेज हमारे लिए एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसेट क्रिएट नहीं होता, यहाँ पे एसेट क्रिएट होता है। या तो एसेट क्रिएट होता है, या दूसरा लायबिलिटी लायबिलिटी रिड्यूस होता है, ठीक है। यानी कि ऑलरेडी मैंने लोन लिया था तो वो तो कैपिटल रिसीट हो गया, अब उसको जब हम पे करेंगे तो वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट or improvise the existing asset which will increase the earning capacity of the business, will give benefit of enduring nature to the business। यानी कि जो कि अल्टीमेटली आपको क्या देता है? अर्निंग कैपेसिटी आपका बढ़ाता है। यानी जो भी आप फिक्स्ड एसेट खरीदते हो वो अल्टीमेटली आप सेल परचेस करने के लिए नहीं खरीदते, आप बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए करते हो, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू तो सिंपल, revenue expenditure is the expenditure incurred for benefit of which is consumed or exhausted within the accounting period। यानी जिनका बेनिफिट बिजनेस विद इन 1 ईयर ले लेता है, यानी कंज्यूम कर जाता है। सपोज करिए बिजनेस ने सैलरी पे किया, तो सैलरी का बेनिफिट तो उसी साल में मिल जाएगा ना बिजनेस को, ठीक है। वो हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो अल्टीमेटली हमारा अल्टीमेट एक्सपेंस होता है। जो कैपिटल एक्सपेंस होता है वो हमारा बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब है आया मेरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी ये वो एक्सपेंडिचर्स है, इसको भी इंपॉर्टेंट वही वाला है, कौन सा? जो हमने अभी डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, यानी ये वो एक्सपेंस है जो कि एक्सपेंस तो हो गया, लेकिन जिनका बेनिफिट मुझे 1 साल से बियॉन्ड भी मिल रहा है, तो उनको क्या करते हैं? हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था कि 1 करोड़ हमने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया, हर 5 साल मिलेगा बेनिफिट, तो हर साल 20-20 लाख रुपए काटेंगे। तो जो बाकी पैसा है, deferred is the revenue expenditure in nature but is written off in more than 1 year, ठीक है। तो जो 1 करोड़ का खर्च हो गया था वो हमारे लिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, धीरे धीरे वो करके राइट ऑफ होगा बुक्स से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक्सपेंस। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, यानी पैसा कमाने के लिए जो खर्च करना पड़ता है, जो रेवेन्यू कमाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सपेंस क्या हो सकता है? पहला प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है। प्रीपेड एक्सपेंस यानी इन, देखिए अभी खर्च हुआ नहीं है लेकिन मैंने उस अगले को पेमेंट कर दिया, यानी एडवांस पेमेंट कर दिया। फॉर एग्जांपल, कंपनी जो होती है सैलरी ईयर एंड सॉरी मंथ के एंड पे ही देती है अपने एम्प्लॉइज को, लेकिन मान के चलिए किसी एक एम्प्लॉय को जरूरत था, उसको 2 महीने का सैलरी एडवांस में मिल गया,
तो वो बिजनेस के लिए क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। यानी एक्सपेंस का दो कैटेगरी हो गया हमारा, प्रीपेड और जो दूसरा कैटेगरी होता है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब कि आउटस्टैंडिंग का एक्सपेंस का मतलब कि इनकर कर दिया, यानी हमने खर्च उसका बेनिफिट ले लिया, खर्च का बेनिफिट ले लिया लेकिन अभी पेमेंट नहीं किया। अच्छा, जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो हमने, मैं मान लो बिजनेस हूं तो मैंने पेमेंट एडवांस में कर दिया, क्या जब तक वो सर्विस मुझे नहीं मिलेगा क्या वो मैं पैसा वापस ले सकता हूँ? हाँ, ले सकता हूँ। तो यानी वो मेरे लिए एसेट हो जाएगा। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैंने उसका बेनिफिट ले लिया, बस पेमेंट नहीं किया, यानी पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन आ गया मेरे पास, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या हो जाता है, लायबिलिटी हो जाता है। क्लियर? ओके। अगला हमारा इनकम। इनकम क्या होता है? इनकम इज द बेनिफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इनकम क्या होता है? रेवेन्यू में से जो माइनस कर दोगे एक्सपेंस तो वो बन जाता है हमारा इनकम। ठीक है। प्रॉफिट मींस इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए, ओवरऑल जो हम कमाते हैं उसको इनकम बोलते हैं, और जो हमारा ऑपरेशन से रिलेटेड एक्टिविटी है, यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो मुझे इनकम अर्न होता है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है। प्रॉफिट अल्टीमेटली मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है और नेट प्रॉफिट। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में डायरेक्टली हम डायरेक्ट कॉस्ट को और डायरेक्ट इनकम को प्लस माइनस करते हैं। ठीक है। और नेट प्रॉफिट में हम टोटल एक्सपेंस में से टोटल रेवेन्यू एडजस्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो हो गया प्रॉफिट का। अब बात करते हैं हम गेन क्या होता है। गेन होता है जब मैं नॉर्मल डे टू डे नहीं, इरेगुलर नेचर या नॉन रिकरिंग नेचर के थ्रू में कोई, जैसे सपोज कि कंपनी के पास एक फिक्स्ड एसेट पड़ा हुआ था, अब फिक्स्ड एसेट को उसने सेल किया, उसमें अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? उस चीज को हम गेन बोलेंगे। ठीक है। तो गेन क्या हो गया? गेन इज द इंक्रीज इन द ऑनर्स इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग अदर देन डे टू डे अर्निंग। ठीक है। यानी जो डे टू डे अर्निंग है उससे अलग कुछ अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ उसके अलावा, यानी कि जो इरेगुलर या नॉन रिकरिंग नेचर का है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम गेन बोलते हैं। ठीक है। अगला है हमारा लॉस। लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू। अगर एक्सपेंस ज्यादा है रेवेन्यू से तो वो मेरा लॉस हो जाता है। परचेस। परचेस सिंपल जो, अब देखिए परचेस दो तरह का चीज हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। परचेस, देखो हर कंपनी जो भी होती है वो किसी एक पर्पस के लिए बनती है, यानी कोई एक ऐसा चीज एक हो या एक से ज्यादा भी हो सकता है जिसमें वो डील करती है, उसको हम बोलते हैं गुड्स। ठीक है। गुड्स क्या होता है? जिस चीज में कंपनी डील करती है उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, तो परचेज दो तरह का चीज हो सकता है, एक तो गुड्स। तो रियल सेंस में जो हम परचेज वर्ड यूज करें तो उसका मतलब होता है परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है। अगर अदर देन गुड्स, यानी बोल सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स। क्या बोल सकते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। इसको जब परचेज करते हैं तो इसमें पूरा आपको लिखना पड़ेगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है। तो यानी कि अगर आपको सिंपल बोला जा रहा है परचेज, इसका मतलब समझिए क्या परचेज हुआ है? गुड्स परचेज हुआ है। लेकिन जब फिक्स्ड एसेट होता है, अदर देन गुड्स होता है, तो परचेज के साथ उस एसेट का नाम भी यूज करना जरूरी है। सेम केस होता है हमारा सेल के साथ भी। सेल, सेल में भी दोनों चीज को हम सेल कर सकते हैं, या तो सेल हम दोनों चीज को कर सकते हैं, एक तो गुड्स को और दूसरा नॉन गुड्स आइटम्स को भी सेल कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन पर्पस ही क्या था? गुड्स को सेल करना है, करने के लिए हम बने थे। यानी कि इसको हम नॉर्मली जो सेल वर्ड यूज करते हैं वो गुड्स को सेल करने के लिए बोलते हैं। ठीक है। जब नॉन गुड्स या फिक्स्ड एसेट सेल करते हैं तो उसके लिए पूरा यूज करेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट करके। ठीक है। ये जो मेन हमारा बिजनेस होता है उसका पर्पस क्या होता है? गुड्स ही सेल करना पर्पस होता है, तो ये हम बोल सकते हैं ये हमारा रिकरिंग नेचर का है, यानी हमेशा ये ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है। और ये जो है ये हमारा नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग यानी कभी कभी होता है। ठीक है। यानी देखो अब हर बार कंपनी अपना फिक्स्ड एसेट नहीं बेचती है। ठीक है। फिक्स्ड एसेट कब बेचती है? या तो वो यूजलेस हो गया है या बढ़िया काम नहीं कर रहा है। ठीक है। सेम जो गुड्स परचेज होता है वो रिकरिंग होता है, जो अदर देन गुड्स यानी फिक्स्ड एसेट जब परचेज होता है तो उसको हम नॉन रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है। तो इससे मेरा कुछ आगे बढ़ा। देखिए,
परचेज कहने का मतलब द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल। गुड्स, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, ये सारा ही कवर होता है इसमें, ठीक है। फॉर रीसेल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विच आर आल्सो टू बी यूज्ड, ठीक है। यानी कि परचेज में रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स, देखिए दो तरह का हो सकता है। एक तो मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूँ तो सीधे तो वही सामान नहीं बाई करूंगा ना, वो तो मैन्युफैक्चर होता है। तो उस केस में हम रॉ मटेरियल बाई करेंगे, उसको प्रोसेस करके हम फिनिश गुड्स बनाएंगे, ठीक है। तो रॉ मटेरियल हो गया या गुड्स हो गया, सब कुछ हम परचेज करते हैं, उसको परचेज बोलेंगे। अब परचेज हमारा दोनों टाइप का हो सकता है, कैश में हो सकता है, क्रेडिट में। यानी कैश के केस में हमने उसी टाइम उसको पे कर दिया, क्रेडिट में बाद में पे करेंगे। तो जब क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो एक क्रेडिटर बनता है, ठीक है, यानी जो हमारा फर्दर जाके लायबिलिटी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, परचेज रिटर्न, जब हमारा गुड्स खराब हो गया, क्या हो गया, मतलब पुअर क्वालिटी का गुड्स है या मुझे जरूरत नहीं है, तो गुड्स रिटर्न कर देंगे जिससे खरीदा था हमने, तो उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। या इसके लिए दूसरा वर्ड यूज करते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी वर्ड यूज होता है, ठीक है। अगला हमारा सेल। सेल कहने का मतलब जिस चीज से हम डील करते हैं, जिस चीज से हम डील करते हैं उसी को सेल कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यानी कि सपोज करिए अगर मेरा बिजनेस फर्नीचर का है और फर्नीचर मैं सेल कर रहा हूँ, तो फर्नीचर हम सेल ऑफ फर्नीचर हमारे लिए सेल हो जाएगा, क्योंकि उस केस में हमारा गुड्स क्या है, गुड्स हमारे लिए फर्नीचर है, ठीक है। सेम सेल भी दोनों तरह से हो सकता है, कैश और क्रेडिट। जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो जिसको हमने क्रेडिट सेल किया वो हमारे लिए कौन बन जाता है, वो हमारे लिए हमारा डेटर बन जाता है, ठीक है। जो कि हमारे लिए जैसे क्रेडिटर ने हमको सेल किया, वो हमारा क्रेडिटर हो गया लायबिलिटी, वैसे ही मैंने जिसको सेल किया वो डेटर हो गया और वो मेरे लिए एसेट हो जाएगा। जैसे से परचेज में परचेज रिटर्न है, वैसे ही सेल्स में सेल्स रिटर्न है, यानी हमने जो सामान बेचा था वो वापस आ गया। अच्छा, इसके लिए रिटर्न इनवर्ड यूज भी वर्ड यूज करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी जिस चीज के लिए हम बने हैं उससे रिलेटेड जो भी हमारा काम हो रहा है, इन जिस चीज के लिए हम बने हैं उससे रिलेटेड जो भी हम अर्न कर रहे हैं, यानी सिंपल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहने का मतलब होता है सेल्स। यानी जो हमारा ऑपरेशन है उसके थ्रू जो भी हम रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं उसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो मेरा नेट सेल्स होता है, ठीक है, नेट सेल्स ही हमारे लिए क्या होता है, नेट सेल, यानी कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न ही हमारे लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं गुड्स क्या होता है। गुड्स ऑलरेडी मैंने बताया था क्या, कि गुड्स जिस चीज में हमारा बिजनेस डील करता है। सपोज करिए मेरा बिजनेस है बैग्स बनाने का, तो बैग हमारे लिए गुड हो जाएगा, ठीक है। सपोज करिए मेरा बिजनेस है कंप्यूटर्स का, तो कंप्यूटर्स हमारे लिए गुड्स हो जाएंगे, ठीक है। सेम उसी को क्या बोलते हैं, स्टॉक या इन्वेंट्री भी उसी को बोलते हैं, ठीक है। गुड्स क्या होगा, गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। इनका गुड्स वो आइटम्स होते हैं जिनको हम परचेज इसीलिए करते हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, उसको फर्दर रीसेल करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो फिक्स्ड एसेट, जैसे सपोज करिए मेरा बिजनेस है फर्नीचर का, तो फर्नीचर जब मैं परचेज करूंगा तो परचेज ऑफ गुड्स हो गया, ठीक है, वो मेरे लिए गुड्स है। लेकिन दूसरा जब वही फर्नीचर परचेज करेगा तो वो सपोज के दूसरा पेपर पेपर के बिजनेस में है, तो वो जब फर्नीचर परचेज करेगा तो उसके लिए वो गुड्स नहीं होगा, उसके लिए वो फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला हमारा स्टॉक इन्वेंट्री। स्टॉक इन्वेंट्री इज द टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय द एंटरप्राइज द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स। यही गुड्स ही है हमारे लिए स्टॉक और इन्वेंट्री भी है, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए, अगर मैं उसको नॉर्मल रॉ मटेरियल परचेस करता हूँ, ठीक है, रॉ मटेरियल, तो वो तो मान लीजिए गुड्स हो गया। अब उसको हम प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको उसके बाद स्टॉक और इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। रेदर ये तीनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्टॉक में दो टाइप, ओपनिंग डेट पे स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री बोलते हैं, क्लोजिंग डेट वाले को क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग इन्वेंट्री बोलते हैं। अच्छा, जो स्टॉक होता है वो दो चार कैटेगरी का होता है। एक तो स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, दूसरा स्टॉक एंड इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल कहने का मतलब जिसको हम, देखिए स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स कहने का मतलब कि वो मेरा फिनिश गुड्स है, वो बन के तैयार है, बस बेचने के लिए है, ठीक है। इसको दूसरे टर्म्स में फिनिश गुड्स भी बोलते हैं, क्या, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है।
दूसरा है हमारा रॉ मटेरियल। ये किस चीज का स्टॉक है? रॉ मटेरियल। जैसे सपोज करिए मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया, उसको प्रोसेस में डालते हैं, फिर वो जाके फिनिश गुड्स बनता है। तो जैसे ही रॉ मटेरियल आया उसी टाइम मुझे बुक्स में दिखाना है, तो वो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो जाएगा। अच्छा, उसको मैंने प्रोसेस में डाल दिया, तो वो जब तक से प्रोसेस में है उसको हम WIP, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? थर्ड वाला है वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो वर्क इन प्रोग्रेस वाला हमारा क्या हो जाएगा? WIP। तो जब तक वो प्रोसेस में है तो वो स्टॉक ऑफ WIP हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगला हमारा डेटर। डेटर क्या होता है? जिसको हम सामान उधार बेचते हैं, बाद में उसी डेटर को अगर हम मुझे मुझे अगर उसी डेटर को लीगलाइज कराना है तो उसको BR कन्वर्ट कर देते हैं। बाकी आप इसके लिए एक अलग चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वहां पे आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो डेटर होता है यही अल्टीमेटली BR में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बस इसका बेनिफिट होता है कुछ। डेटर और BR अल्टीमेटली सेम ही पर्सन होता है, लेकिन जो BR होता है उसमें कुछ बेनिफिट मिल जाता है। किसको? जैसे मैंने उधार सामान बेचा किसी को, तो वो मेरा डेटर है। अब उस डेटर को BR में कन्वर्ट करने से मुझे कुछ फायदा हो सकता है। ठीक है, बाद में अगर उसने पैसा देने से मना किया तो मैं उस पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बिल्स रिसीवेबल एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये पॉइंट, बाकी उतना ध्यान मत दीजिए, अल्टीमेटली आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में इसमें बढ़िया से जाएंगे। ठीक है, सेम ट्रेड पेबल, यानी कि जिसको मुझे ट्रेड यानी जिस चीज में मैं ट्रेडिंग करता हूँ वहां पेबल करना है, पे करना है पैसा। फॉर एग्जाम्पल, एक हो गया क्रेडिटर और एक हो गया बिल्स पेबल। अच्छा, वैसे ही इन दोनों को यानी डेटर और बिल्स रिसीवेबल के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इन दोनों के लिए जो वर्ड यूज करते हैं ट्रेड रिसीवेबल करते हैं, यानी यहाँ से पैसा आने वाला है, चाहे डेटर हो चाहे बिल्स रिसीवेबल हो। वैसे ही चाहे क्रेडिटर हो या बिल्स पेबल हो, यहाँ पैसा जाना है, तो यहाँ पे ट्रेड पेबल होता है। ठीक है, तो क्रेडिटर कौन होता है? जिससे मैंने सामान उधार खरीदा है। अब इसी क्रेडिटर को अगर BP में कन्वर्ट करा दिया गया तो वो बिल्स पेबल हो जाता है। ठीक है, तो सेम जैसे मैंने अपने डेटर को BR में कन्वर्ट किया, तो मेरा जो क्रेडिटर है वो भी अपने क्रेडिटरशिप को BP में कन्वर्ट करा सकता है। ठीक है, अगला हमारा कॉस्ट। कॉस्ट क्या है हमारे लिए? इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred और attributable to a specified article, product और activity। कॉस्ट का मतलब सीधे सीधे खर्चा। वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर इज द एविडेंस। देखिए, हर ट्रांजैक्शन जो भी हम बिजनेस अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं उस पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ एविडेंस होना चाहिए, और वही एविडेंस को हम क्या बोलते हैं? वाउचर्स। ठीक है, ये कैश मेमो, जैसे आप कैश सेल परचेज करते हैं तो कैश मेमो रेज होता है। क्रेडिट में होता है तो इनवॉइस या बिल बोलते हैं। अच्छा, क्रेडिट में करने के बाद जो पेमेंट एक्सचेंज होता है उसके लिए रिसीट, डेबिट नेट, क्रेडिट नोट, ये सब हमारे लिए वाउचर होता है। ठीक है, अगला हमारा डिस्काउंट। देखिए, अब डिस्काउंट दो सेंस में हो सकता है। एक तो डिस्काउंट हमने दिया, यानी उसको, एक सेकंड इसको भी मैं बढ़िया से बता देता हूँ डिस्काउंट वाले पॉइंट को। जो मेरा डिस्काउंट है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो डिस्काउंट रिसीव्ड और दूसरा है डिस्काउंट अलाउड। देखिए, जो मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, यहाँ पे मुझे रिसीव हो रहा है, यानी मान लीजिए मेरा एक क्रेडिटर था। क्या था? क्रेडिटर, जिसको कि मुझे पैसा देना था 10 लाख। अब उसने क्या बोला कि आप 9,50,000 दे दो और बाकी 50,000 आपके लिए डिस्काउंट हो गया। तो ये मेरे लिए डिस्काउंट क्या हो गया? रिसीव हो गया। तो वो मेरे लिए क्या हो जाता है? डिस्काउंट रिसीव इनकम हो जाता है। ठीक है, सेम एक मेरा डेटर है। क्या है? डेटर। अब इस डेटर से मुझे लेना है पैसा, कितना? 10 लाख। अब मैंने उससे जल्दी पैसा लेने के लिए मैंने बोला कि पे कर दो मुझे 9,50,000, बाकी जो 50,000 है वो आपको डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट हो गया ये मेरे लिए क्या हो जाता है? ये डिस्काउंट मेरे लिए एक्सपेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सपेंस हो जाता है। क्लियर? चलिए, यहाँ तक ठीक है। अगला, अब एक चीज देखिए, जो डिस्काउंट होता है सिंपल टर्म्स में, एक तो ये हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट पेड, ये अलग मैटर है। इसके अलावा एक क्या बोल सकते हैं उसको, कि जो डिस्काउंट होता है वो मेरा दो टाइप का भी होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। वेदर हम एक बात बोल सकते हैं, देखिए डिस्काउंट जो होता है
जो हमारा डिस्काउंट है वो मेनली डिस्काउंट, ठीक है, वो दो तरह का हो सकता है। एक डिस्काउंट है हमारा कैश डिस्काउंट, तो अभी हम जो ये बात कर रहे थे ये कैश डिस्काउंट के रिलेटेड था। दूसरा होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस होता है कि ये डिस्काउंट दिया जाता है ट्रेड के टाइम। कब दिया जाता है? ये वाला जो डिस्काउंट है ये हमारा ट्रेडिंग के टाइम दिया जाता है, यानी सेल परचेज करते टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो इसका पर्पस होता है सेल को इंक्रीज सेल। दूसरा डिस्काउंट होता है हमारे लिए कैश डिस्काउंट। इसका पर्पस क्या होता है? मुझे इस कैश डिस्काउंट देने का मतलब होता है मुझे पेमेंट कैश लेने में सहूलियत चाहिए, ठीक है। तो अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव हो गया, हम दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड हो गया, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस होता है मेरा सेल ज्यादा हो, और कैश डिस्काउंट का मेरा पर्पस होता है कि मेरा कैश डिस्काउंट का पर्पस होता है कि पेमेंट जल्दी मिले, ठीक है, या जल्दी दे, ठीक है, एज द केस में भी। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया हमारा डिस्काउंट का कंसेप्ट। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि discount it is reduction in the price of goods or from the amount to be paid to the customer by the enterprise. Discount allowed may be traded as trade discount और cash discount, दोनों तरह का हो सकता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते हैं हम कि एक सेकंड, ये दिया है सबसे पहले वही ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बता रहा हूँ, कैश डिस्काउंट जो मैंने आपको बता दी। एक होता है बैड डेट। मान लीजिए मैंने अपना सामान जो सेल किया वो क्रेडिट पे सेल किया, तो डेटर बन गया वो मेरा। अब डेटर ने या तो जानबूझ के या जैसे भी पैसा उससे नहीं मिलने वाला है, ठीक है, वो क्या हो गया मेरे लिए, उस केस में वो बैड डेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट क्या होता है? ईयर एंड पे एक स्टेटमेंट बनता है किस चीज का, जो शो करता है एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। उस वो हमारा अल्टीमेटली फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं बैलेंस शीट। ये एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अगला हमारा है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू यानी कि बुक्स में जो भी वैल्यू है किसी भी अकाउंट का, उसी को बुक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट the records of books in which financial statement of an entity are recorded maintained is called as books of account। यानी जो भी हमारा डिटेल मेंटेन होता है अकाउंट्स के अंदर वो सारे के कंबाइन करके बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा क्या होता है? जो हमारा ओपनिंग डेट का स्टॉक है उसमें परचेज, उसमें ऐड कर देते हैं परचेज, ठीक है, उसमें ऐड कर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस कर देते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। यही जो प्लस माइनस करने के बाद अमाउंट आता है उसी को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। अगला हमारा क्रेडिट और दूसरा है डेबिट, ठीक है। क्रेडिट डेबिट का स्पेशली कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, इसको बस ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, रेडिंग डालिएगा, ठीक। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो मेरा फिक्स्ड एसेट होता है उस फिक्स्ड एसेट पे ईयरली एक अमाउंट चार्ज होता है, ठीक है, दी जो उसको वैल्यू को डिडक्शन दिखाता है, ठीक है, उस फिक्स्ड एसेट के वैल्यू में डिडक्शन दिखाता है, उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा एंटिटी। एंटिटी का सिंपल सा मतलब है कोई भी एक बिजनेस यूनिट एंटिटी होती है, ठीक है। अगला हमारा एंट्री। हर हर ट्रांजैक्शंस यानी हर एक फाइनेंशियल इवेंट से रिलेटेड एक एंट्री होता है, ठीक है। एंट्री का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। अगला हमारा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि कंपनी का लायबिलिटी उसका एसेट से ज्यादा है, ठीक है, कंपनी का लायबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा है तो उसको हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपनी अपने लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं कर पाएगी, ठीक है। अगला हमारा प्रोपराइटर। प्रोपराइटर का मतलब होता है जो मालिक होता है, जो बिजनेस में कैपिटल लगाता है, उसको प्रोपराइटर बोलते हैं। अगला है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब जो जैसे इंसॉल्वेंट है वैसे ही सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट जो होगा वो अपने लायबिलिटी को पे करने के लिए कैपेबल है, इंसॉल्वेंट नहीं है, ठीक है। अगला हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट, जो पिछला चैप्टर था समराइजिंग में मैंने बताया था कि क्या बनता है, फाइनल अकाउंट बनता है, ठीक है। इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, ये एक पूरा ग्रुप होता है जिनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये इजी है, ये आप देखिएगा। इसके बाद हमारा है क्या, ये हो गया हमारा। फिर थोड़ा सा टाइम लग गया हम लोगों का, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा और भी ज्यादा डिटेल में चलेगा। ठीक है, बाकी ये सारा थ्योरी क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, किसी में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आपको इजीली करिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट आया इन केस तो आप मेरे से पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कोई भी सिंगल डाउट हो आप इजीली अब मेरे से एक्सेस मेरा मिल सकता है आपको कमेंट सेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मन करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय।